तो लास्ट हमने ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लिया था। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल शब्द का पहले आप मतलब समझ लें। आपने फिजिक्स में अगर मोशन जैसी कोई चीज पढ़ी हो या आपने सो कॉल्ड न्यूटन के बारे में कुछ पढ़ा हो तो उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। ये नहीं बता सकते कि ग्रेविटी को उसने इन्वेंट किया था, वो तो शुरू से थी। तो ग्रेविटी को सबसे पहले शायद एडम और ईव ने इन्वेंट किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि भाई लोग दाएं बाएं चल ही रहे हैं। हनुमान जी ने भी डिस्कवर किया ही था, ऊपर उड़ेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिर वो लैंड हुए अयोध्या में, अरे अयोध्या कह रहे हैं, श्रीलंका में जाकर रावण की चिता जलाने के लिए, मतलब लंका जलाने के लिए। तो बट हमको यही समझाया जाता है कि हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, न्यूटन। और उसने एक प्रिंसिपल लॉ बनाए थे जिसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, ईच एंड एवरी एक्शन हैज माइकल जैक्सन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन ने आपको खींच के कंटाप मार दिया। अब दर्द तो है आपके अंदर, बट वो छोटा है, ठिकना सा, आपने सोचा इसको कहीं मारा तो ये और रोएगा जाके और पापा में से और पड़ेगी, तो आप छोड़ दिए उसको। एल्स आप भी उसको कूटने में पीछे बचपन में नहीं हटते होंगे, अब तो दोस्ती यारी हो गई मान लीजिए सबके साथ, तो इसलिए आप उसको छोड़ देते होंगे। तो वैसे ही बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस लिए बनाया गया था ये सबको पता है कि भाई जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो हमारे सरकारी नौकर हैं, वो कानून को अपने हाथ का खिलौना ना समझें, उनको कंट्रोल करने के लॉ बनाया गया था। ऐसा ना हो कि जज साहब समझ लें कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे पापा की दुकान है, या मैं मान लीजिए जज बन गया तो मैं सोचूं कि भाई जो मेरा मन करेगा मैं वैसे ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लूंगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लाया गया। रिवाइवल हो गया सबका। तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ बच्चों रूल्स हैं जिसे आप रूल ऑफ लॉ बोलते हैं एक्चुअली। तो ये तीन कैटेगराइजेशंस आपकी बुक में पैराग्राफ टाइप है, तो मैंने इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको बॉक्स में बना दिया है। पहला रूल क्या है भाई, रूल्स डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स, मतलब कैसे लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनको नौकरी से निकाला जाएगा, जब वो कुछ गड़बड़ करेंगे, घूस घूस लेते पकड़े जाएंगे वगैरह वगैरह, क्या उनका पोजीशन और स्टेटस होगा, सैलरी क्या होगी और उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। तो अगर मान लीजिए कोई कोलकाता हाईकोर्ट का जज है न्यूली अपॉइंटेड आज, और कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज है न्यूली अपॉइंटेड आज, दोनों की सैलरी सेम होगी। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। तो आप सोचते होंगे सर कितनी होगी सैलरी इनकी, सैलरी अराउंड 2 लाख के आसपास होती है, बट एमिनिटीज 2-4 लाख रुपए की मिल जाती हैं। बाकी सब चीजों के बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आपको अच्छे डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है, एक फोन करते हैं एम्स में और पीजीआई में इनका बेड बुक हो जाता है। रूल्स डीलिंग विद ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ द सिटीजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, यहां पे काम कैसे होता है। रूल्स डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, लीगल प्रोसेस, कोर्ट कचहरी में काम कैसे होगा। तो मान लीजिए आपको अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कोई केस करना है, तो आप पहले जाएंगे किसी वकील को पकड़ेंगे, वकील को आप समझाएंगे पूरी बात, फिर वकील अपने हिसाब से कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। अगर आपका केस रजिस्टर होने लायक होगा तो वो रजिस्टर होगा, वरना फाड़ के फेंक दी जाएगी एप्लीकेशन। सास बहू का झगड़ा हाईकोर्ट में नहीं जाता, आप गलती से वहां पहुंच गए तो हाईकोर्ट बोलेगा भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हमको इससे लेना देना नहीं है। आप कहें नहीं हमारी सासू मां थोड़ी दबंग टाइप की है, हम सीधे सुप्रीम, अरे सॉरी, हाई कोर्ट बोलेगा लोअर कोर्ट का मैटर, अब यहाँ कहाँ चले आए। हम कहेंगे नहीं हम तो सीधे अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला जाएगा भाई दो तरह के केसेस हम लोग लेते हैं, एक विच आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब केस कोई भी हो, वो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट का, बट हमको लग रहा है कि वहां देरी होगी, तो एक्सपीडिएटली उसको निपटाने के लिए हम अपने आप से बोल देते हैं कि भाई ये हम ही सुनेंगे इसको। जैसे अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला केस था, तो था तो वो सिविल केस, जाना चाहिए उसको कलकत्ता के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट टाइम ज्यादा लगता, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब वील सी टू इट आवरसेल्व्स, खोपड़े में बात गई, तो भाई ये काम हम करेंगे और किसी को नहीं करने देंगे। तो ये तीन चीजें रूल ऑफ लॉ में लिखी गई। सो अल्टीमेटली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल या रूल ऑफ लॉ या सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल बोले तो इट डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपने उन्हें डिनर पे या लंच पे बुलाया है, तो क्या बच्चों आप उनको कॉलर पकड़ के घर के अंदर ले आएंगे? नो, थोड़ा आदर सत्कार करेंगे उनका। तो ये होती है सोशल मोरालिटी। वो घर में आए, ये चलो खाना लग गया जल्दी दिखाओ अपना निपटो, चलो भगवान से, चलो कट लो यहाँ से, क्या आप ऐसे बोलेंगे उनसे? भाई पहले वहां आएंगे, बैठेंगे, पानी और कुछ बिस्किट वगैरह। नहीं सर, कुत्ते थोड़ा जो बिस्किट खिलाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, कुत्तों को ही बिस्किट खिलाया जाता है। कुछ थोड़ा बिस्किट या मिठाई वगैरह से उनका स्वागत किया आपने, फिर थोड़ी बातचीत की, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, अच्छा वो कुछ एनवलप लाए तो जरा दे दीजिए, जाते समय बड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में,
ऐसा थोड़ा बोलेंगे। तो सोशल मॉरलिटी, फिर आप उनको डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे इनवाइट कर देंगे। अब जब वो खाना खा रहे हैं, ए बता दो कौन कौन कितनी रोटी खा गए, जरा बता दो पहले, क्या आप ऐसे पूछेंगे? तो वही चीज यहाँ पे भी है, which states that even in doing something legal, an administrative action must always be fair and reasonable। कैसे? मान लीजिए कि बच्चों 4 लोग बैठे हुए हैं और ये आईएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये चारों लोगों को 8 कैंडिडेट्स दिए गए जिनका इनको इंटरव्यू लेना है। अब कोइंसिडेंटली आप उसमें से एक बोर्ड मेंबर हैं, एक मैं बोर्ड मेंबर हूं, एक बोर्ड मेंबर मिस्टर एक्स हो गए, एक मिस्टर वाई हो गए, और हमें पता है कि ये जो 8 लोग हमारे बोर्ड में, हमारे ग्रुप में इंटरव्यू देने आएंगे, इसमें से एक मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तो मेरे को ये चीज पहले बोर्ड मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, भाई क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं इस बोर्ड में नहीं बैठूंगा, मैं कहीं और जा रहा हूं, आप इसका इंटरव्यू ले लीजिए। तो लाइक व्हेन वी टीचर्स डू बोर्ड एग्जाम ड्यूटी, तो हमसे एक नो रिलेशन सर्टिफिकेट साइन करवाया जाता है। जब स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में सेंटर पड़ता है नीट और इनके एग्जाम्स का, या इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है आजकल, तो कंप्यूटर उन्हीं के सैकड़ों की तादाद में होते हैं। पहले स्कूलों में होता था आईटी का एग्जाम जब ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन इंजीनियरिंग कॉलेज में ही करा लेते हैं लोग। नीट का एग्जाम है मान लीजिए डॉक्टरी का, अब जिस सेंटर पे मेरी ड्यूटी लगी और मेरे को पता उसी सेंटर में 2 मेरे रिश्तेदार एग्जाम देने आ रहे हैं, तो मेरे को प्रॉपरली नो रिलेशन सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा कि भाई मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। और अगर गलती से आ गया तो मेरे को देन एंड देयर अपनी ड्यूटी वहां से हटवानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं जाके नकल ही करा दूंगा, मेरे क्या पता भाई मैं तो कॉमर्स का टीचर हूं, या मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, या मेरे को साइंस से क्या लेना, बट देन टू बोला जाएगा आप किसी ना किसी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सपोज योर फादर is working in council for Indian school certificate examination as a chief operating officer, और आप उसी साल 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उस ईयर में अगर काउंसिल का एग्जाम आपके स्कूल में हो रहा है तो आपके फादर को कुछ दिन के लिए उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि योर फादर मे बी एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ चीफ, हैज द कैपेसिटी टू डोमिनेट, हैज द कैपेसिटी टू डोमिनेट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई कोई भी हम लीगल काम ही कर रहे हैं तो हम ये चीज रीजनेबल तरीके से करेंगे। तो लाइक आई इफ वर्किंग इन अ स्कूल और मेरा बेटा 12वीं का एग्जाम मान लीजिए 2025 में देगा, अब वो 2025 में 12वीं का एग्जाम देगा किन सब्जेक्ट्स का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। बट मेरे को ये चीज पहले बोर्ड को बतानी पड़ेगी कि भाई माय ओन चाइल्ड इज गिविंग द एग्जाम, तो उस ईयर में मेरे को बोर्ड ड्यूटी करना अलाउड नहीं होगा। किसी भी सो कॉल्ड बोर्ड के काम से मैं एकदम दूर रहूंगा। कभी कभी लोग ऐसी बदमाशी कर जाते हो, काम तो करते हैं सिर्फ उनका नाम कहीं नहीं आता। आई रिपीट, काम तो करते हैं बट नाम नहीं आता। समझ में आ गई बात? तो हम काम तो लीगल कर रहे हैं बट अगेन ये दूसरे लोगों को उंगली उठाने का मौका देगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया कि आप काम तो सही करेंगे बट सही काम का तरीका भी सही होना चाहिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? सो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर खत्म करने से पहले बताया था, यूनिवर्सिटी में एक लॉ के प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आई। तो भाई लॉ का प्रोफेसर जब आप हायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने बोली है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए? स्कूल के लिए तो कहते हैं भाई एलएलबी हो, या टीचर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। इज दैट क्लियर? बट अगर प्रोफेसर है लॉयर का, मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चों एलएलएम चाहिए, मास्टर ऑफ लैटिन लॉज। ये क्या होता है सर? पहले तो आप एलएलबी करेंगे, 12वीं पास करके या तो 5 ईयर बीए एलएलबी कर लीजिए, या ग्रेजुएशन वाला 3 साल, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल सिर्फ एलएलबी करिए। तो पहले मान लीजिए आपने बीए कर लिया या बीकॉम कर लिया या बीएससी कर लिया, उसके बाद आपको एलएलबी 3 साल का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 साल का एलएलएम करना पड़ेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एलएलएम। खोपड़े में बात गई? सर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब हैं, उन्होंने तो एलएलबी किया, 15 साल प्रैक्टिस किया बढ़िया और जज बन गए, उनका तो एलएलएम है नहीं, क्या वो प्रोफेसर बन सकते हैं? हाँ वो बन सकते हैं। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट का जज है, उससे अच्छा लॉ कौन जानता होगा? तो यहां पे ये भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, बट जनरली क्वालिफिकेशन लॉ से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। एलएलएम उसी की और एडवांस स्टडी होती है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, एमटेक पे भी चलता है बट तरीका डिफरेंट है। छठी में बच्चे से बोलते हैं बेटा 3 लॉ रट लेना, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आएगा लिख देना। 9वीं में थोड़ा सा लैब में ले जाके उसको एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं,
समझ में आ गया? या मान लीजिए गोंग लिया आपने, उसको ऐसे करके छोड़ दिया, लड़ के वापस आया, फोर्स जनरेट हुआ, दिखा दिया। जब आप बीटेक करेंगे तो आप कोई कार डिजाइन करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, एक्सेलरेशन जितनी फास्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट उतनी फास्ट, वो गाड़ी आगे चलेगी। और अगर आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छा है उस गाड़ी में, तो हो सकता है उसमें फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाए। खोपड़े में बात गई। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइल लॉन्च होती है, फ्यूल लगता है हाइड्रोजन, बड़ा महंगा पड़ता है। अगर उसमें कोई मैग्नेटिक थ्रस्ट क्रिएट कर दिया जाए कि 10 किलोमीटर तक मैग्नेटिक रिपल्जन सिस्टम की वजह से मैग्नेट, इशिता जी सुनाई पड़ी मेरी बातें, समझ पा रही हैं? इशिता जी सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं? लगता है इशिता। यस सर। चलिए, हाँ तो जवाब देते रहिए। सर सुनाई पड़ तो रही है। मैग्नेट है, रिपल्जन, नॉर्थ पोल लगा दिया तो रिपेल करेगा तो ऊपर उठेगा। ऐसा भयंकर मैग्नेट लगा दो कि अगर 2 किलोमीटर भी वो मैग्नेटिज्म की वजह से मिसाइल या रॉकेट उड़ गया, तो उतना फ्यूल तो बच जाएगा ना, उतना फ्यूल तो बच जाएगा एटलीस्ट। तो दिस इज द रीजन कि हम क्यों साइंस पढ़ते हैं। तो जब आप एमटेक कर लेंगे, आप पीएचडी कर लेंगे, तो इन्हीं चीजों का आप और भयंकर एप्लीकेशन सीख जाएंगे। गेहूं है, बीमार इंसान है तो दलिया खिला दो उसको। थोड़ा हुष्ट पुष्ट है, बच्चा है, तो उसी को और पीस के मैदा बना के पिज्जा बना के खिला दो। इज दैट क्लियर? उससे और बढ़िया बढ़िया डिशेस आप बना सकते हैं। तो अगर ढाबे वाले की बात करें, तो 11th-12th इज ढाबा, ग्रेजुएशन इज एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट, एलएलएम इन लॉ इज जस्ट लाइक ताज और मुगल शेरेटन। वो उसी गेहूं से, उसी आटे से कुछ ऐसी रेसिपी बना देंगे जो शायद 500 रुपए में बिक जाए। ढाबे में वही गेहूं की बेकार सी रोटी नॉर्मल सी 20 रुपए में बिकेगी। तो चीजें वही पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन और डाइवर्सिफाइड हो जाता है। उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं 3 ईयर लॉ के बाद, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा सेपरेशन ऑफ लॉ, होता तो है इंडिया में बट स्पेसिफाइड, तो आप इसके ऊपर रिसर्च करें ऐसा क्यों नहीं था। फिर आप काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस लाएं ताकि आपके सामने बात सुनने वाले लोग इस बात से सहमत हो जाएं, हाँ भाई जब चलता है देश में तो लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपने नई चीज पे रिसर्च की, आपके नाम के आगे डीआर, डॉक्टर जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस एडवांस एजुकेशन होती रहती है। तो किसी जमाने में पेन ड्राइव आती थी 2 GB की, आज 2 TB की आने लग गई है। तो कोडिंग और भयंकर हो गई ना, और कंडेंस्ड कोड लग गया उसके अंदर, तो ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो कोड लगा पाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो अपनी अकल लगाओ, दिखावो पे मत जाओ। इसका मतलब क्या है भाई? आपने कॉलेज खोला, आपको अपने कॉलेज के लिए एक लॉ का प्रोफेसर चाहिए। अब ऐसा थोड़ा कि किसी ने भी 11वीं 12वीं पढ़ लिया तो आप लाके उसको रख दो और उससे कहो कि भाई इन बच्चों को लॉ पढ़ाना है। अब किताब देखकर तो कोई इंसान फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा लेगा, बट कहाँ पे टीचर की रियल एजुकेशन काम में आती है? अभी बीच में कहीं आर्टिकल 14 आ जाए, फिर आर्टिकल 19 आ जाए, फिर आर्टिकल 21 आ जाए, तो आप मेरे से क्या प्रश्न करेंगे? सर बाकी क्या सौतेले हैं क्या, यही बार बार घुसे चले आ रहे मनुष्य? तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो बातें लिखी हैं वो समझ लीजिए आर्टिकल का बेस है, उसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। व्हाट? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। तो घर में लोग तो ढेर सारे हैं, बट आप अपनी ख्वाहिशें किससे पूरी करेंगे? आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। पापा मम्मी, दीदी, समझ में आ गया? और अपने कोई भाई बहन मान लीजिए, और कोई हो गए, तो कुछ ही लोग होते हैं। तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूट्स मेनी पीपल, बट आप सबसे थोड़ा भिखारी की तरह 10, 50, 100 मांगने लग जाएंगे। जो बहुत क्लोज होंगे उसी मांगेंगे ना। तो यहाँ पे टीचर की नॉलेज काम में आती है कि आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछें मैं उसको किसी चीज से कोरिलेट करके आपको बताऊं। तो देखने में तो लगता है भाई लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों बराबर के हैं। अरे ठेंगा बराबर के हैं, जुडिशरी सबसे ऊपर रहता है, और एकदम टेम्परेरी तो रहता है हमारा एग्जीक्यूटिव, 5 साल के बाद राम राम सत्य हो जाता है उनका। तो अगर हायरार्की में रखा जाए मेरे हिसाब से, तो टॉप मोस्ट जुडिशरी होगा। जुडिशरी के नीचे क्या आ जाएगा भाई? एक आ जाएगा लेजिस्लेचर और एक आ जाएगा एग्जीक्यूटिव। और अल्टीमेटली जुडिशरी का पूरा फोकस लेजिस्लेचर पे होता है, क्योंकि अगर कुछ ये लोग गड़बड़ बनाएंगे तो ये टांग फंसा देंगे अपनी। समझ में आ गया? तो जुडिशरी विद लेजिस्लेचर एक है और एग्जीक्यूटिव अलग है। समझ में आ गई बात? तो यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट तो कर लिया एक पर्सन को लॉ पढ़ाने के लिए, बट इसके पास लॉ की कोई डिग्री है ही नहीं। जैसे इंडिया में मैक्सिमम, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा किसी जात पात में, चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंडिया बेसिकली मेरा काफी क्लोज एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा 12-13 साल, सेंट जोसेफ और बीएचएस। ऐसे ऐसे टीचर आते थे, मैथ्स में 2+2 ठीक से नहीं आता है, बट क्रिश्चियन है तो टीचर बना दो। ये कौन सी बात है? बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। यल यम यन येलो लाइट बोलते थे येलो लाइट को, क्रिश्चियन है तो टीचर बन गए। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चल रहा है? आप बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन?
तो इसलिए ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। सो इन दिस केस इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉरलिटी। इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर कॉलेज में जॉब पाएगा, तो भाई उसके अंदर उतनी स्किल तो होनी चाहिए पढ़ाने की। खान सर का नाम आपने सुना है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, हर टॉपिक पे जोकरी कर लेते हैं। बट वो कहते हैं कि हम 7,500 रुपए में आईएएस पढ़ाएंगे। अब भाई 1 लाख बच्चों को पढ़ाओगे, उसमें 50-100 तो निकल ही जाएंगे। बट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 7,500 की उस जोकरी वाली क्लास में कोई आईएएस ना बनने वाला। भाई बहुत टफ एग्जाम होता है, आपको ऐसे टाइप आंसर लिखना पड़ता है, फिर टीचर चाहिए उसको चेक करने के लिए। 7,500 में पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं। दूसरे टीचर्स को बुराई करते हैं, भाई 1 लाख लेते हैं, कोचिंग वाले 2 लाख लेते हैं, हम देखिए बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। अरे आप मजाक कर रहे हैं, बच्चों के साथ आप फ्री में पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो नॉर्मल एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ क्वालिफाई करने के खान सर इज गुड। समझ में आ गया? एक 11th-12th के बच्चे को कोई टॉपिक समझना, उसके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पे समझाते हैं। बच्चा 10th का सारी चीजें खुल के समझता है। बट आईएएस इज समथिंग वेरी ग्रेट बेसिकली। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप अकाउंटेंसी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, हमको सीए की कोचिंग करा दीजिए। मैंने कहा भाई सीए में सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं होती है। सीए में अगर 18 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से अकाउंटेंसी के 3 सब्जेक्ट हैं। एंड आई स्पेशलाइज इन टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर 11th, 12th एंड ग्रेजुएशन। भाई मेरे पास समय भी तो होना चाहिए कि मैं आपको दे पाऊं। मैं पढ़ा के छोड़ दूं बट आपकी कॉपी ना चेक कर पाऊं, मैं आपकी क्वेश्चन की गलतियां ना बता पाऊं, मैं आपके ऊपर ध्यान ना दे पाऊं। आई कैन टीच बट इट इज नोवेयर रिफ्लेक्टिंग माई मोरालिटी। तो क्या मेरे को सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पंगा ले लेना चाहिए? दैट इज रॉन्ग, ये मोरालिटी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप कभी कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, आपको वहां खाना बहुत अच्छा मिला, एक बार आपने वहां सूप ऑर्डर कर दिया और आपको ऐसा लगा कि पानी में सब्जी मिला के गर्म करके काली मिर्च हल्दी नमक डाल के ले आया। दे डिड नॉट शो एनी मोरालिटी। बस कहने को है, तो जरिए जो बटर पनीर मसाला बना पाए वो चाउमीन भी बना लेगा, ये जरूरी नहीं है। तो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट? मोरालिटी। फिर आप लड़ाई करते हो, भाई एकदम 2 कौड़ी का सूप, अरे नहीं साहब जी सूप तो बहुत बढ़िया है। अब उसको अकल होगी तब वो बढ़िया और घटिया पहचान पाएगा ना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत पड़ी कि हमने आईएएस बना दिया, हमने बैंक में मैनेजर बना दिया, रेलवे में डीआरएम बना दिया, सब बना दिया। बट ये लोग अपनी औकात में रह के, अपनी हदों में रह के काम करें, ये आलतू फालतू घूस के चक्कर में ना पड़ जाएं या लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें। मैं टीटी हूं एक ट्रेन में, मेरे को पता है 4 बर्थ खाली है, बट मैं इस सेटिंग में लगाऊं कोई मेरे को घूस दे दे तो मैं लोगों को 4 बर्थ पे बैठा के ले जाऊं। क्या ये मॉरलिटी है? नॉट एट ऑल। आज ही पेपर में छपा था, अगर घूस लेते हुए आप किसी भी इंसान को देखें तो घबराए ना, उसकी शिकायत कर दें। वो किस कानून के तहत कंट्रोल होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत। इस तरह बच्चे समझ गए? सो इट इज द टूल टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सो ध्यान दीजिएगा बात पे, रूल ऑफ लॉ इज एन एसेंशियल रूल टू प्रोटेक्ट दिस। केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्या चेंज करना चाहते थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सरकार कह रही है घर बना लो 4 फ्लोर का, अलाउड है, जितने एसी लगवाने लगवा लो। बट पाइपलाइन जो जा रही है, अगर हमारा रूल आधा इंच पाइप कनेक्ट करने का है तो भैया आधा इंच पाइप आप कनेक्ट करेंगे बस, उससे मोटा पाइप आप कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे भैया अगर 6 इंच का पाइप लगा लोगे सारा पानी तुम्हारे घर में चला आएगा, मोहल्ले वालों को क्या मिलेगा? तो यू आर प्लेइंग विद डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ अदर पीपल इन द कॉलोनी। आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, तो भैया अपने घर के अंदर गाड़ी खड़ी करो ना। 4 गाड़ी पूरे मोहल्ले में फैली हुई है आपकी, ठीक है, किसी का घर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा तो इट इज अलाउड। बट बगल वाले घर में कार है नहीं, तो आप उससे कह रहे हैं तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम, एक छोटा सा गेट है, तुम तो आ जा रहे हो ना, आपको अलाउड नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं। इस बात के लिए सर वो कोर्ट चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कि भाई आपके पास कोई राइट नहीं है उसके घर के सामने व्हीकल पार्क करने का। सर उसके पास गाड़ी नहीं है, अरे चाहे ना हो, उसके घर में खाना नहीं बनना है, तुम जा किचन इस्तेमाल कर लो उसका। उसके घर में कोई रहता नहीं है, एसी फालतू लगा, जाके सो जाओ उसके घर में अपना एसी बंद करके। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन्स इंडिविजुअल फ्रीडम। समझ में आ गया? उसको सुबह शाम गाली बक रहे हैं आप, डिग्निटी उसकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता है बच्चों। ऐसी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है जिसको पार्लियामेंट का भी कोई कानून बदल नहीं सकता। सर कोई तो तरीका होगा? हाँ बताया था ना, 3/4। 3/4 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो अमेंडमेंट के हैं बस आप वो अमेंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो ऐसे बच्चों वो तब जाके अमेंड होते हैं जब 2, 4, 10 कंट्रीज आपका साथ दें। आपने लोन लिया
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और बोला कि भाई $100 करोड़ का लोन है, 10 साल बाद हम वापस कर देंगे। 10 साल बाद सरकार बदल गई, एक कानून बना बैठे, हम कोई लोन वापस नहीं करेंगे जो हमने लिया ही नहीं। भाई पहले सरकार एक्स पार्टी की थी, आज वाई पार्टी की है। एक्स पार्टी की सरकार ने लोन लिया, वाई पार्टी कह रही हम तो नहीं देंगे पैसा, जो करते बनता है कर लो। ये तो देश की बेइज्जती हो गई ना। अगली बार कोई देश आपको लोन देगा ही नहीं, और आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं। आप किसी के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको कोई गुड्स नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका का लोन आपने वापस नहीं किया तो दूसरी कंट्री से पता लगा सामान खरीदा, उसका पैसा ना दे। तो इन सब चीजों को भी एक तरह से क्या बोलते हैं, चल रहे हैं मोरालिटी। अब आपका केस आईसीजे में चला जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। समझ में आ गई? चलिए, so hence it is a bundle of characteristics of the constitution which can never lose its relevance, can never be derogated. Derogated मतलब बेइज्जत नहीं कर सकते आप, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो डेरोगेटेड में ज्यादा क्वालिटी ऑफ डिसरिस्पेक्ट नजर आती है आपको। खोपड़े में बात गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको 3/4 ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस चिल्ड्रन जब सपोर्ट करेंगे तभी चेंज होगा, और कुछ तो ऐसे इसमें दूसरी कंट्रीज का भी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आपने सुना होगा कि इलेक्शन वगैरह होते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, दूसरे देशों को लोगों को बुलाते हैं ना। क्यों बुलाते हैं? उनको दिखाने के लिए कि देखो हमारे डेमोक्रेसी कितनी बढ़िया है। और ये चीज इंडिया में यूएस से आई थी, और यूएस में भी बराक ओबामा ने इस चीज को स्टार्ट किया था। ओपन एयर में वो स्वॉन इन सेरेमनी होती थी और लोग भीड़ लगा के खड़े रहते थे। तो वहां तो कोई भी पब्लिकली जा सकता है, खैर वहां उतनी जनता ही नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ इसीलिए पास वगैरह मिलते हैं ताकि लोगों को स्पेसिफिक सीटिंग वहां मिल पाए। अगर यहाँ पे बोल दे सब चले आओ तो भैया समझ लो फिर इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक लाइन लग जाएगी। समझ गए बच्चों? नहीं, कंट्रीज मिलके डिसीजन दैट इज डिफरेंट। वो किसी पर्टिकुलर चीजों पे, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, ऐसे पे डिसीजन लेती हैं। और ये भी क्या है मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस के बारे में। व्हाट इट क्लियर? यूनाइटेड नेशंस के पहले एक किटी पार्टी थी कंट्रीज की, जिसको लीग ऑफ नेशंस बोला जाता था। जब ये बना, काफी कंट्रीज इसके मेंबर थे, इंडिया नहीं था। इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट ही नहीं होता एक्चुअली में। तो यूएस को पूछा नहीं गया, अब यूएस चढ़ गया। अच्छा, हमारी बपौती रहती है, हम दादागिरी हमारी, तो हमको कैसे नहीं पूछे? तो लीग ऑफ नेशंस को यूएन से रिप्लेस किया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो सोचा गया कि जिन कंट्रीज को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कैसे हो। तो कुछ रईस देश मिलके गरीब देशों की हेल्प करने लग गए, और उस किटी पार्टी का नाम क्या रख दिया? लीग ऑफ नेशन। किटी पार्टी तो समझते हैं ना, जैसे मम्मी की होती है, हाँ, सारी आंटी लोग जाके दादी माँ की बुराई करती हैं। लीग ऑफ नेशन। तो यूएस ने बोला भाई हमारी दादागिरी तो चौपट हो रही है, हम नहीं मानते इसको। तो यूएन जब बना तो लीग ऑफ नेशंस के गिरने से पहले यूएन बन चुका था। और ये 5 मेन कंट्रीज की किट्टी पार्टी हुआ करती थी, यूएस, यूके, चाइना, जापान और फ्रांस या रशिया, फ्रांस एंड रशिया। ये 5-6 कंट्रीज थी जिनकी परमानेंट मेंबरशिप है यहाँ पे। अब क्यों बनाया गया ये? इसलिए बनाया गया कि किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको सेटल करेंगे। ये तो बोला जा रहा था, एक्चुअली हम बिना परमिशन के तुम्हारे घर में आएंगे। हमने ये कानून बना लिया। और जब वर्ल्ड की सुपर पावर्स मान, इंडिया या किसी भी कंट्री की औकात थी जो मना कर दे, बट जब 1-2 न्यूक्लियर बम हमने भी फोड़ लिए तो बोला गया भाई इनकी भी औकात बढ़ रही है। फिर रूल्स बनाए गए, वीटो पावर जो चाहे वो करें, इन्हीं 6 देशों के पास रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। तो जैसे अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई तो यूएन ने अपनी फोर्सेस भेजी। तो यूएन है क्या? 15 लोग अमेरिका के हैं, 50 सैनिक उसके अंदर चाइना के हैं, 100 सैनिक रशिया के हैं। ऐसी पूरी फोर्स बना ली, जहां प्रॉब्लम होती है घुस जाते हैं। समझ में आ गई बात? जब उनको लगा कि भाई ओसामा बिन लादेन को तो मार दिए और कोई फायदा मिलने नहीं वाला, अपना बोरिया बिस्तर लपेट के अफगानिस्तान से बाहर निकल गए। तो एक्चुअली इट वाज लीग ऑफ नेशंस, जब वो खत्म हो गया तो यूएन चला आया। समझ में आ गई बात? तो यूएन भी एक तरह से इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी कंट्री अपनी मनमानी दूसरी कंट्री के साथ या अपने लोगों के साथ ना कर पाए, इंटरनेशनल पीस के लिए। इंडिया को लगा कि भाई यूएन तो बहुत बड़ा है, हम कुछ अपना करते हैं, तो इन्होंने सार्क बना लिया। गॉट इट क्लियर? सार्क। फिर वो जो नीचे वाले छोटे देश हैं, मालदीव्स, जकार्टा एंड ऑल दैट, उन्होंने एक अपनी यूनियन बना ली। फिर इधर बन गई वर्ल्ड की 8 देशों की G8। ये बड़े होते होते अब G21 या 22 बन चुका है। G20 था जब आया था तो उसी समय एक कंट्री नया ज्वाइन किया था। तो इट इज कि आप अपने आप के साथ साथ और लोगों को बना बना के अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए थोड़ी सी। ओके, समझ में आ गया?
तो आई होप सो G20 में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो G22 नेशन को पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये तो भाई ये 22 देश हैं, इनमें ऐसे देश हैं जो दूसरों के ऊपर हावी होना चाहते हैं, या दो चार को लग रहा है हमारी तो कोई औकात नहीं है, चलो इनके साथ मिल जाओ, कुछ हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो दीज पीपल विल हेल्प अस। अब इंडिया और मान लीजिए ब्रिटेन दोनों इसके मेंबर हैं, तो भाई ये रूल बन गया कि आप हमारे को सस्ते गुड्स बेचिए, टैक्स कम करके हम आपको सस्ता बेचेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। मतलब मोहल्लेदारी, जैसे मोहल्ले में नया घर बना तो भाई गृह प्रवेश में बुलाया जाता है, तो चलो भाई हमारी एक वो शाम को किट्टी पार्टी चलती है, मम्मी ने बोला भाभी जी आप भी इसकी मेंबर बन जाइए, तो कल को मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम होगी 10 लोग आपके साथ खड़े तो रहेंगे कम से कम। तो बस ये इंटरनेशनल लेवल की किट्टी पार्टी होती है। ओके, चलिए। और बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ये मोनार्की में अप्लाई नहीं हो पाता। मोनार्की में कोई कानून ही नहीं होता। तो किम जोंग उनके दादाजी ने कोरिया में गवर्नमेंट बनाई, फिर उनके पिताजी संभाले, आजकल वो संभाल रहे हैं। आज ही पता लगा एक नया ड्रोन बनाया उन्होंने। ड्रोन ऐसे तो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, बट ड्रोन ऐसा बनाया जहां ड्रोन टकराएगा वहीं फट जाएगा वो, मतलब ड्रोन ही बम है बेसिकली, इस तरह का बना दिया उन्होंने। सो ऑपोजिशन किया गया मोनार्की से, क्यों? क्योंकि मोनार्की में अगर ये चीज लागू हो जाए तो किंग की जो पावर्स होंगी वो लिमिटेड हो जाएंगी। तो सारा ही नौटंकी नेपोलियन ने फैलाई थी जब 1799 में उसने बनाया काउंसिल डी अटैक्ट। सो द किंग हैज ओनली द पावर टू चेंज द लॉज एज पर हिज विम्स एंड फैंसीज, जो उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से करेगा। तो रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिकली मोनार्की में एप्लीकेबल था ही नहीं, इट वॉज ओनली डेमोक्रेसी। तो आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी तभी होगी जब रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, रूल ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब डेमोक्रेसी होगा। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिया का आप एग्जांपल ले लें। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, जो भी कोर्ट केस चलता है उसके बारे में खुले में सुनवाई होती है। अब खुले में मतलब नहीं आंगन में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में आप जाके बैठ सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जाके बैठ जाइए। कुछ लोगों को जब गर्मी बहुत लगती है तो हाई कोर्ट में एसी बढ़िया काम करता है, वो जाके हाई कोर्ट में बैठ जाते हैं। बट अगर मोबाइल बजा तो जज साहब आपकी बैंड बजा देंगे, वहां पे कोई भी बैठ सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे चलो खा लिया और कोर्ट चलते हैं। मैं बहुत पहले एक ही बार गया था, फिर उस दिन मेरे को लगा, बहुत पुरानी बात है 2008-9, एक मेरे कुलीग हैं, उनका एक इनकम टैक्स का रेड का केस था। तो कहते हैं मैं यार जितनी बार भी जाता हूँ तारीख आगे बढ़ जाती है, तो अब मेरे बिहाफ पे तुम चले जाओ। तो मैं भी खाली था, मेरी कोई क्लास बस थी नहीं उस दिन, तो मैं चला गया। तो उस दिन जज साहब छुट्टी पे चले गए थे। नहीं अब उतना इजी नहीं है, आपको आई कार्ड देना पड़ता है, नहीं तो कोई लोग फर्जी जाके वहां बैठ जाए, कैंटीन में नाश्ता कर रहे हैं, सस्ती कैंटीन होती है। तो जब से ये हमला हमला हुआ है ना पार्लियामेंट एंड ऑल दैट पे, तो काफी रेस्ट्रिक्शन लग गया है। वैसे वकील के साथ अगर जा रहे हैं तो अलाउड है। ओके, ऐसे थोड़ा कि वो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जो हो गया मत्था टेक लिया जाके। बट ये 4-5 साल से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हुआ, पहले जा सकते थे आप। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इज देयर, मतलब कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जनरली लोग इतने खाली होते नहीं कि चले जाएं, बट आप देख सकते हैं। अब आप तो स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल के थ्रू जा सकते हैं, व्हाट इट क्लियर, कोर्ट रूम में जाके 2-4 बच्चे बैठ जाएं। बट अगेन बाय अथॉरिटी नहीं हो सकता, ये स्पेशल परमिशन कहीं लिखी नहीं है, बट अलाउ जनरली कर दिया जाता है। रीजनड डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसकी वजह होनी चाहिए। ये नहीं कि जज साहब को लग रहा है इवन नंबर ऑड नंबर वाला रूल जो केजरीवाल जी ने बनाया ये गलत था, अरे क्यों गलत था बताइए तो। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही बोल दिया गलत है तो भाई कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लीगैलिटी होनी चाहिए, जो भी जज साहब ऑर्डर देंगे किसी के ऊपर, चाहे इंस्टीट्यूशनल लॉ हो, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो कहीं पे कानून में लिखित होना चाहिए। इफेक्टिव रिव्यू होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल का टाइम टू टाइम। किसी जमाने में 21 साल एज ऑफ मेजोरिटी माना गया, घट के 18 साल, बट जुवेनाइल केसेस में इट हैज बीन टेकन एज 16 ईयर्स। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है इट शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए कि भाई आप मकान मालिक है मैं किराएदार हूं, कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब से आपकी थोड़ी जान पहचान है तो उन्होंने आपके फेवर में केस सुना दिया, ये सब अलाउड नहीं है। ओके, इवन बच्चों बिहार के भी जो कोर्ट्स हैं वो भी बड़े कायदे से चलते हैं। तो इंडिया में ये चीज खैर काफी स्ट्रांग है। आपने जॉली एलबी में वो मोटू अंकल का एक डायलॉग सुना होगा, जब भी दो लोग के बीच में डिस्प्यूट होता है वो बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है आप समझ गए बच्चों, अभी उसके बारे में और भी बातें करेंगे थोड़ी देर में। सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको ऑलरेडी आता है। यहां पे जो आपको मेन चीज पढ़नी है इट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
तो रूल ऑफ लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तीन बातें सबको समझ में आ गई? तीन बातें समझ में आ गई। तो पहला रूल ऑफ क्या था भाई? जो भी हमारे सरकारी इंप्लॉइज हैं उनका अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, स्टेटस, सैलरी क्या रहेगा, कैसे वो सिटीजन्स की सर्विसेज के लिए काम करेंगे, कैसे कानून की प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, कैसे कोर्ट केस वगैरह फाइल किए जाएंगे। ओके, तो रूल ऑफ लॉ इज अंडरस्टूड। चलिए आते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर।